जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो व्यूवर्स, कैसे हैं आप? ठीक हैं। आज बच्चों हम यहाँ पे 5 क्लास के हमारा माहौल चैप्टर इसको करने के लिए यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। तो हमारा माहौल के सबसे पहले हम अल्फाज मानी देखते हैं। पहला लफ्ज़ है मर्तबान। तो मर्तबान का मतलब होता है, ये एक बर्तन का नाम है और चीनी या शीशे का गोल सा बर्तन है। आमतौर पर घरों में हमारे बड़े घर की औरतें जो जिस बर्तन में अचार डालती हैं उस अचार डालने वाले बर्तन को भी मर्तबान कहते हैं। उसके बाद हमारा दूसरा लफ्ज़ है पालना। इसका मतलब होता है परवरिश करना, यानी कि देखभाल करना। माँ बाप अपने बच्चे के लिए जो सहूलियात मुहैया करते हैं और जो उसकी खातर तवाज़े के लिए, उसकी ज़िंदगी गुजारने के लिए बच्चे को जो सहूलियात मुहैया होती हैं, उन तमाम प्रोसेस को, उन तमाम सहूलियात को पालना कहते हैं। उसके बाद है जी रंगना। आमतौर पर बाज़ारों में आपने देखा होगा कि कुछ लोग दुपट्टा रंगने का काम करते हैं, यानी कि किसी और रंग के कपड़े को किसी और रंग में डाल के उसका रंग बदल देना, इसको कहते हैं रंगना। और सबक में इस्तेमाल हुआ है ये लफ्ज़, तो इसका यहाँ पे मतलब हुआ रंगना, यानी कि किसी चीज़ पर रंग चढ़ाना। तो आगे है बच्चों लम्हों, कुछ वक्त यानी कि कुछ सेकंड्स, कुछ पल। अगर आप किसी जगह पे कुछ सेकंड्स के लिए रुकें तो आप कहेंगे कि मैं यहाँ पे कुछ लम्हात के लिए या कुछ लम्हों के लिए रुका हूँ। उसके बाद है आलूदा। आलूदा का मतलब होता है गंदा, ख़राब या जो सफाई से दूर हो। तो यानी कि आप ये कहें कि गाड़ियाँ धुआं छोड़ने वाली माहौल को या फ़ज़ा को आलूदा करती हैं। तो इसका मतलब होगा कि आपको आलूदा का लफ्ज़ समझ आ गया है। अद्वियात, आप जो मेडिसिन ख़रीदते हैं, दवाई ख़रीदते हैं, उन ज़्यादा दवाइयाँ हों तो उसको अद्वियात कहते हैं। अगर एक दवाई हो तो उसको दवा की जमा अद्विया, और अद्विया की जमा अद्वियात जी। तो उसके बाद विवर्स है बच्चों, उसके बाद है असबाब। असबाब का मतलब होता है वजह। तो वजह की जमा होती है वजूह। तो आपने इसको प्रोनाउंस या इसको अदा ऐसे करना है, वजूह। उसके बाद वजूह की जमा भी होती है वजूहात। तो ऐसे अल्फाज जो वाहिद हों फिर उनके आगे जमा भी हो, जैसे कि वजह की जमा वजूह है और इसी तरह दवा की जमा अद्विया है। तो इसी तरह वजूह और अद्विया की जमा अद्वियात और वजूहात हैं। तो ऐसी जो वाहिद की जमा और फिर जमा की भी आगे जमा हो उसको कहते हैं जमाउल जमा। इसका मतलब होता है कि आपने वाहिद की आगे जमा बनाई है और उसके बाद जमा की भी जमा, जमाउल जमा। ठीक है बच्चों। आगे है तड़पना। तो जैसे अगर आप मछली को पानी से निकालें तो वो ऐसे ऐसे तड़पना शुरू कर देगी, तो उसको आप कहेंगे तड़पना। और इसको फड़फड़ाना कहते हैं। जैसे परिंदा तेज़ी से पर मारता है ऐसे करके, तो इसका मतलब होता है कि परिंदा फड़फड़ा रहा है। और बेकरारी, बेचैनी, ये भी इसका मतलब है जी। उसके बाद है जहरीला मवाद। ऐसी चीज़ जो आपके जिस्म को नुकसान पहुंचाए उसे कहते हैं कि ये चीज़ जहरीली है। तो जहरीला मवाद यानी कि जानलेवा मवाद। उसके बाद है ज़ेर ज़मीन। ज़ेर का मतलब होता है नीचे, ज़ेर ज़मीन, ज़मीन के नीचे। तो यहाँ तक आपको समझ आ गया है। अब और अल्फाज करते हैं जी बच्चों। तो उसके बाद है कारखाना। कारखाना का मतलब होता है काम करने की जगह, मज़दूर, और जहाँ पे भी कोई चीज़ बनती हो और कुछ लोग काम करते हों तो उस जगह को कारखाना कहते हैं। उसके बाद है जी मुश्तमिल। इसको आपने अदा ऐसे करना है,
मुश्तमिल, मीम के ऊपर पेश है और ते के ऊपर ज़बर है और मीम के नीचे ज़ेर है। ये मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ इसको जी। आपने मीम के ऊपर पेश है, ते के ऊपर ज़बर है और उसके बाद मीम के नीचे ज़ेर है। तो उसके बाद है जी होता है मुश्तमिल का मतलब होता है शामिल, शरीक। उसके बाद है सहूलत। सहूलत का मतलब आप इंग्लिश में जैसे जानते हैं फैसिलिटी, कि जी आपके बाबा ने आपको बड़ी फैसिलिटीज़ दी हुई हैं, बड़ी सहूलियात हैं, यानी कि आपको कुछ चीज़ें मिली हुई हैं, तो उसको कहते हैं सहूलत, यानी कि आपकी आसानी के लिए जो भी चीज़ हो। उसके बाद है जी खला, स्पेस। आप कार्टूनों में देखते हैं कि डोरेमोन स्पेस में गया है और उसने उधर जाके किसी और सैयारे पे जाके वो रहना शुरू किया। तो स्पेस यानी कि यहाँ पे हवा और कशिश शकल नहीं होती। कशिश शकल आपको पता है क्या होता है? कशिश शकल का मतलब होता है ग्रेविटी। जैसे ज़मीन किसी चीज़ को अपनी तरफ खींचती है, जैसे कि मैं अगर ये मारकर यहाँ से अगर छोड़ूंगा तो ये मारकर नीचे गिर जाएगा। तो ज़मीन जिस ताकत से इस मारकर को अपनी तरफ खींच रही है, उस ताकत को कहते हैं कशिशे शकल या ग्रेविटी। ठीक है। तो उसके बाद है जी बेटा फ़ज़ाई आलूदगी। फ़ज़ाई आलूदगी का मतलब होता है हवा की आलूदगी, यानी कि हवा में कुछ ऐसी चीज़ें मिल जाएं जो हवा को खालिस ना रहने दें, हवा को गंदा कर दें, तो उस पूरे निज़ाम को कहेंगे कि हवा आलूदा हो गई है, यानी कि फ़ज़ाई आलूदगी, हवाई आलूदगी। उसके बाद है बेटा बेदरेग। जैसे कि आप देखते हैं कि जी बेदरेग दरख्तों का कटाव शुरू हो गया है, यानी कि कोई रोक टोक नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है और कोई भी किसी के अंडर नहीं है, कोई किसी को बता नहीं रहा कि उसने कोई काम कैसे करना है, बल्कि बिना रोक टोक के कोई काम करना, तो उसको कहते हैं बेदरेग। ये लिखा है। उसके बाद है बेटा दर्जा हरारत। जैसे कि आप देखते हैं उसका मतलब है टेम्परेचर। तो दर्जा हरारत का मतलब होता है कि आप एक चाय का कप पी रहे हैं, वो आपको जब आप उसको हाथ लगाते हैं तो आपको वो गर्म लगता है, आप उसको हाथ नहीं लगा सकते। तो इसका मतलब है कि ऐसी ताकत, ऐसी फोर्स जो गर्म हो, जो गर्मी पैदा करे, उसको दर्जा हरारत कहते हैं। यानी कि जो चीज़ जितनी ज़्यादा गर्म होगी, जो चीज़ जहाँ पे जो माहौल जितना ज़्यादा गर्म होगा, उसको कहेंगे वो यहाँ का दर्जा हरारत ज़्यादा है। जैसे गर्मियों में गर्मी ज़्यादा हो जाती है तो आप कहेंगे कि जी यहाँ का फैसलाबाद का या पाकिस्तान का दर्जा हरारत ज़्यादा है, और सर्दियों में दर्जा हरारत कम होता है। दर्जा हरारत का मतलब होता है कि माहौल में कितनी गर्मी है। ठीक है। उसके बाद है बेटा बुनियादी। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है, बुनियादी का मतलब होता है बेसिक, यानी कि ऐसी चीज़ें जिनके बगैर गुजारा मुमकिन ना हो, जो आपके लिए निहायत ज़रूरी हो। ठीक है। जो ज़िंदगी गुजारने के लिए ज़रूरी हो, जिनके बगैर ज़िंदगी गुजारना मुमकिन ना हो। उसके बाद है बेटा तसव्वुर, यानी कि आप कहते हैं ना कि जी मुझे ये बात समझ नहीं आ रही, तो इसको आप दूसरे तरीके से भी कह सकते हैं कि ये तो मेरे तसव्वुर में ही नहीं था, यानी कि मैं जो सोचता हूँ ये मेरी सोच में ही नहीं था। इसको आप तसव्वुर कह सकते हैं, सोचने की सलाहियत। उसके बाद है बेटा 3/4, यानी कि 4 में से 3 हिस्से। यानी कि अगर आपके पास एक चीज़ है तो आप उसके 4 हिस्से अगर करें तो उनमें से 3 हिस्से, इसका मतलब होता है 4 में से 3 हिस्से, 3/4, 3/4 या 3/4, तो 3/4। उसके बाद है बेटा मुसलसल। तो उसके बाद है बेटा मुसलसल। मुसलसल का मतलब होता है लगातार। उसके बाद है आबी। आबी का मतलब होता है पानी, पानी से मुतल्लक, यानी कि जो चीज़ भी वाटर के रिलेटेड है, पानी के मुतालिक है, उसको आप कहेंगे कि जी आबी है। जैसे आप कहते हैं कि जी पानी मछली जो है वो आबी मखलूक है, यानी कि ऐसी मखलूक जो पानी में रहती है उसको आबी मखलूक कहते हैं। या
ऐसे ऐसे पौधे, ऐसे छोटे जानवर जो पानी में रहते हैं उनको आबी मखलूक़ात कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद है बेटा मौसीकी। तो मौसीकी का मतलब होता है म्यूज़िकल, ऐसी चीज़ें जो गाने बजाने के मुतालिक हों, चाहे वो गिटार हो जाए, चाहे वो तबला हो जाए, तो ये तमाम चीज़ें गाने बजाने के मुतालिक हों उनको मौसीकी कहते हैं, ठीक है। उसके बाद है बेटा अमराज, बीमारियाँ, ठीक है, डिजीज़ेज़। जैसे आप कहते हैं कि जी उस बंदे को कैंसर हो गया है, उस बंदे को टीबी हो गई है, उस बंदे को खांसी हो रही है, उस बंदे को फ्लू हो गया है। तो ये जो बीमारियां हैं, बीमारियों का दूसरा नाम अमराज, ठीक है। अमराज मर्ज की जमा है, ठीक है बेटा, मर्ज की जमा, मर्ज कहते हैं बीमारी को। उसके बाद है बेटा आलमी दिन। पूरी दुनिया में जो दिन किसी ख़ास नज़रिए से मनाया जाए उस दिन को आलमी दिन कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा भी है वर्ल्ड डे, वो दिन जो पूरी दुनिया में मनाया जाए, जैसे कि ह्यूमन राइट्स का डे होता है, ठीक है, माहौलियात का डे होता है, उसके बाद मुहाजिरीन का डे होता है, उसके बाद बेटा और कैंसर का डे होता है। तो ये डेज होते हैं इंसानों की अवेयरनेस के लिए, इंसानों को बताने के लिए कि उस चीज़ की कितनी अहमियत है जो कि इंसान भूल चुके हैं। तो इस वजह से पूरी दुनिया में वो डेज या वो दिन मनाए जाते हैं, जैसे कि माहौलियात या माहौल का दिन भी मनाया जाता है, ठीक है बेटा। तो आगे है कूड़ादान। कूड़ादान का मतलब आपके घरों में नहीं पड़ी होती वो डस्टबिन, ठीक है। तो डस्टबिन या कूड़ा डालने वाली चीज़ जिसमें आप घर का कूड़ा डालते हैं, उस चीज़ को, डस्टबिन को कूड़ादान कहते हैं उर्दू में, ठीक है बेटा। अब हम इसके सवाल, उसके अलावा हमने मश्क में सवालात व जवाबात की तरफ आते हैं। तो पहला सवाल है आमना की मछली क्यों तड़प रही थी। यानी कि जो हमने सबक पढ़ा हमारा माहौल, उसमें आमना ने जब पानी में मछली डाल दी थी तो मछली ने पानी में तड़पना शुरू कर दिया था और फिर उसकी मामा ने पानी में से मछली निकाल के साफ पानी में रख दी थी। तो ऐसा उस पानी में क्या था, ठीक है। तो ये यहाँ पे पूछा गया है कि आमना की मछली क्यों तड़प रही थी। तो आमना की मछली क्यों तड़प रही थी, इसका जवाब है आमना ने पानी में जो रंग डाला उसकी वजह से पानी जहरीला हो गया था। आमना की अम्मी ने बताया कि गंदे और आलूदा माहौल में कोई भी जानदार जिंदा नहीं रह सकता। यानी कि आमना की अम्मी जो रंग रंगने के लिए पानी रखा था, आमना ने वही पानी मछली के पानी में डाल दिए ताकि मछली कलरफुल हो जाए, ताकि मछली का रंग भी वैसा ही हो जाए, लेकिन मछली ने तड़पना शुरू कर दिया। तो उसके बाद फिर आमना की अम्मी ने उस मछली को वहाँ से निकाल के साफ पानी में डाल दिया, ठीक है। उसके बाद बेटा दूसरा सवाल है माहौल से क्या मुराद है। तो इसका जवाब हमारे पास है हमारे इर्द गिर्द मौजूद तमाम चीज़ें जो हम पर बराह रास्त असर करती हैं माहौल कहलाती हैं। बराह रास्त का मतलब होता है डायरेक्ट असर करती हैं, यानी कि हम ज़िंदगी गुजार रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मिसाल के तौर पर हमारी ज़िंदगी में हवा हमारे ऊपर बराह रास्त असर करती है, डायरेक्ट असर करती है। पानी हमारे ऊपर डायरेक्ट असर करता है। तो ऐसी चीज़ें जो हमारी तबीयत पर, हमारी बॉडी पर बराह रास्त असर करें, वो चीज़ें माहौल कहलाती हैं। उसके बाद बेटा तीसरा सवाल है माहौल को आलूदा करने वाले कोई से दो असबाब बयान करें। असबाब का मतलब होता है सबब की जमा असबाब है। सबब कहते हैं वजह को, वजह, रीज़न। उसके बाद बेटा इसका जवाब है कारखानों से उठने वाला धुआं और कीड़े मार अद्वियात। जैसे कि घरों में कीड़े मार अद्वियात हम इस्तेमाल करते हैं, चूहे मार अद्वियात, या स्प्रे करते हैं खेतों में, तो उसको यहाँ पे बयान किया गया है कीड़े मार अद्वियात। जैसे वो किसान खेतों में स्प्रे करता है तो वो जो उसमें केमिकल इस्तेमाल होते हैं, उन केमिकल्स की बात यहाँ पे हो रही है, ठीक है बेटा।
और कीड़े मार अद्वियात माहौल को आलूदा कर रही हैं। मैंने आपको बताया था अद्वियात दवा की जमा है, और दवा की जमा अद्विया, अद्विया की जमा अद्वियात, ठीक है, दवाई। उसके बाद बेटा है सवाल नंबर 4, माहौलियाती आलूदगी की अक़साम बयान करें। अक़साम कहते हैं किस्म की जमा है, किस्म कहते हैं टाइप, यानी कि माहौलियाती आलूदगी की कितनी अक़साम हैं। तो यहाँ पे बेटा इसका जवाब है फ़ज़ाई आलूदगी, यानी कि हवा की आलूदगी। और हवा में ऐसी चीज़ें जैसे कि हम धुआं उसमें शामिल करते हैं अपनी धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों से, फैक्ट्रियों से, तो वो हवाई आलूदगी। आबी आलूदगी यानी कि पानी की आलूदगी, हम पानी को आलूदा कर रहे हैं, साफ़ पानी में हम इस्तेमाल शुदा या गंदा पानी मिक्स कर रहे हैं, मिला रहे हैं, तो वो साफ़ पानी भी गंदा हो रहा है। पूरी दुनिया में जितना भी पानी है उसमें सिर्फ 3% 3% पानी इंसान के यूज़ में है, जिसको आप कह सकते हैं फ्रेश वाटर, जो इंसान पी सकता है। ऐसा पानी जो इंसान के पीने के लिए इस्तेमाल हो, वो पानी पूरी दुनिया में जितना भी है वो सिर्फ 3% है, 3% पानी, हम उसको भी आलूदा कर रहे हैं। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे है एक, हाँ, आबी आलूदगी के अलावा एक और बड़ी किस्म शोर की आलूदगी की भी है। अब शोर की आलूदगी कैसे होती है? शोर की आलूदगी होती है कि हम ऐसी गाड़ियाँ ख़रीदते हैं जो ज़्यादा शोर करती हैं, रोड्स पर जब जा रही हों तो वो इंसान के कानों को अच्छी मालूम नहीं होती उनकी आवाज़ें, तो इंसान टेंशन का शिकार हो जाता है। तो जो इंसान जब टेंशन का शिकार होता है तो उससे फिर दिमाग की कई बीमारियां शुरू हो जाती हैं। तो जब इंसान का दिमाग ही फिट नहीं रहता, फिर इंसान की ज़िंदगी डिस्टर्ब हो जाती है। इसलिए शोर की आलूदगी ख़त्म करना हमारे लिए बहुत बड़ा, हमारे सामने एक अहम काम है, जो हमने शोर की आलूदगी को भी ख़त्म करना है। ठीक है बेटा, लेकिन हम शोर की आलूदगी को भी माहौल का हिस्सा बना रहे हैं। हमें चाहिए कि हम इसको भी ख़त्म करें और इन बाकी आलूदगी की अक़साम को तमाम को ख़त्म करें। याद रखिए कि जब आप शोर पैदा करने वाली गाड़ियाँ इस्तेमाल करते हैं तो उससे सिर्फ इंसानों को नुकसान ही नहीं पहुंचता, उससे परिंदों को, जानवरों को नुकसान तो पहुंचता ही है। एक बहरी जहाज़ जब सफ़र कर रहा होता है पानी में, तो उसका जो शोर की आलूदगी होती है उससे मछलियों के जो कानों के जो पर्दे होते हैं या मछलियों के जो कानों के उज़्व होते हैं वो भी ख़तरे में होते हैं। और एक तहकीक के मुताबिक सामने आया है कि मछलियों की बड़ी तादाद शोर की आलूदगी के हवाले से बीमारियों का और मौत का शिकार बनी। ठीक है बेटा, तो हमें ये नहीं पैदा करनी चाहिए। ये सबक हमें यही सिखा रहा है कि हमने आलूदगी को ख़त्म करना है और सफाई को अपनाना है। जैसे कि हमारा मज़हब इस्लाम भी यही कहता है कि इंसान को सफाई इख्तियार करनी चाहिए। सफाई निस्फ़ ईमान है, यानी कि ईमान का आधा हिस्सा सफाई पर मबनी है। ठीक है बेटा, उसके बाद है सवाल नंबर 5, अब हम अपना माहौल कैसे साफ़ रख सकते हैं। तो यहाँ पे मुसन्निफ़ ने हमसे पूछा है हम अपना माहौल कैसे साफ़ रख सकते हैं। तो आगे से आपने क्या करना है, हम सबको क्या करना चाहिए? हमें चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाएं, कूड़ा करकट नालियों और नहरों में ना फेंकें, यानी कि जो हमारा घर का जो यूज्ड चीज़ें होती हैं, जो जिसे हम कूड़ा करकट कहते हैं, उसे हर जगह ना फेंकें, बल्कि उसकी मखसूस जगह डस्टबिन में फेंकें। और इसलिए माहौल को आलूदा ना करें। और प्लास्टिक के थैले कौन से हैं जी? प्लास्टिक के थैलों का इस्तेमाल ना करें। अब प्लास्टिक के थैले कौन से हैं? जब आप दुकान से कोई सब्ज़ी लेके आते हैं, फ्रूट लेके आते हैं, दवाइयाँ लेके आते हैं, तो जो लिफाफा जिसमें डाल के लेके आते हैं, जिसको आप आम तौर पर पंजाबी में मोमी शापर भी कह देते हैं, ठीक है, तो उसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो ज़मीन जब आप फेंकते हैं तो ज़मीन के नीचे चला जाता है, तो वो कई सालों के बाद भी ज़मीन उसे तोड़ फोड़ नहीं करती, उसकी वो ख़त्म नहीं होता। जब वो ख़त्म नहीं होता तो ज़मीन की ज़रखेज़ी में फ़र्क आता है। जब ज़मीन की ज़रखेज़ी में फ़र्क आता है तो ज़मीन फिर जहरीली होना शुरू हो जाती है। जो उसके अंदर जानदार होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, वो भी मौत का शिकार बनते हैं। उसके बाद बेटा जी बच्चों, तो छठा सवाल है
माहौल साफ रखने के लिए दरख्त क्यों अहम है? इसका जवाब है जानदारों के सांस के निज़ाम में दरख्तों की बहुत अहमियत है। दरख्त माहौल को साफ रखते हैं और इंसान के दोस्त होते हैं। इसमें बताया गया है कि इंसान के लिए दरख्त कितने ज़रूरी हैं। ऐसी चीज़ें जो अल्लाह ताला ने लिविंग थिंग्स यानी कि जानदार चीज़ें पैदा की हैं, उनके लिए दरख्त कितने अहम हैं। तो यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ कि इंसान ऑक्सीजन अपने अंदर इनहेल करते हैं, यानी कि इंसानों के लिए सांस लेने के लिए इंसान अपने अंदर ऑक्सीजन ले जाते हैं। ऑक्सीजन O2, ठीक है, जिसका फॉर्मूला केमिकल फार्मूला O2 है। तो इंसान वो ले जाते हैं, दरख्त अपने अंदर से ऑक्सीजन को निकालते हैं। तो इंसान अपने अंदर से ऑक्सीजन को अंदर लेके जाके कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं और वही कार्बन डाइऑक्साइड दरख्त अपने अंदर ले जाते हैं। इस तरह एक सर्कल चलता रहता है, एक दायरा बना रहता है। तो इस दायरे में बिगाड़ तब आता है जब दरख्त किसी जगह पे कम हो जाए, तो फिर उसका जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसको दरख्त जज़ब करने के लिए तो होते नहीं है। तो उस वजह से फिर माहौल में बिगाड़ आ जाता है, जिसकी वजह से इंसानों के लिए बीमारियां और सांस की बीमारियां और कई ऐसी चीज़ें जो माहौल में बिगाड़ के होने की वजह से जन्म लेती हैं, पैदा हो जाती हैं। तो उसके बाद बेटा हम कसीरुल इंतखाबी सवालात करते हैं। कसीरुल इंतखाबी सवालात कहते हैं MCQs को। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ MCQs को, ठीक है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। तो यहाँ पे मैंने सवाल लिखा है, उसके सामने उसका जवाब लिख दिया है। तो आपने ये वाले जवाबात को टिक कर देना है, गुड का निशान लगा देना है, ऐसे करके, ठीक है बेटा। तो ऐसे करके यहाँ पे पहला सवाल है, पहला मल्टीपल चॉइस है, आमना ने मछली के मर्तबान में डाल दिया। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है आमना ने मछली के मर्तबान में क्या डाला। तो आपने यहाँ पे ये टिक करना है, रंग डाला था। उसके बाद दूसरा है आमना की अम्मी रंग रही थी। क्या रंग रही थी? आमना की अम्मी दुपट्टा रंग रही थी। जैसे औरतें अपने सर के ऊपर दुपट्टा लेती हैं, जो कि इस्लाम ने भी कहा है कि ये इस्लाम में औरतों को पर्दा करना फ़र्ज़ है उन पे, तो दुपट्टा उनके कपड़ों का एक लाजमी हिस्सा है। उसके बाद शोर की आलूदगी होती है। अब शोर क्या होता है? ऐसी आवाज़ें जो कानों को अच्छी महसूस ना हो, अच्छी ना लगे, उन आवाज़ों को हम शोर कहते हैं। तो शोर की आलूदगी क्या होती है? तेज़ और ऊंची आवाज़ों से शोर की आलूदगी होती है, यानी कि जब कोई ऐसी आवाज़ें आए जो इंसानों को पसंद ना हो, फिर उनसे दिमागी मसले, दिमागी अमराज, दिमागी बीमारियां बढ़ती हैं, जिसकी वजह से इंसान टेंशन का शिकार होता है, ठीक है बेटा। उसके बाद है सफाई का ख्याल ना रखने की वजह से हमारा माहौल होता है, उस पर क्या असर पड़ता है? हमारा माहौल आलूदा हो जाता है, गंदा हो जाता है। यानी कि जब हम सफाई का ख्याल नहीं रखते तो हमारे माहौल में बिगाड़ पैदा होता है, उस बिगाड़ की वजह आलूदगी होती है। उसके बाद बेटा इंसान के लिए दरख्त होते हैं। अब इंसानों के लिए दरख्तों की क्या अहमियत है? इंसानों के लिए दरख्त बहुत अहम है। तो सबक में बयान किया गया है कि इंसान के लिए दरख्त दोस्त होते हैं, यानी कि इंसानों के लिए फ़ायदेमंद हैं, इंसानों के लिए नुकसानदेह नहीं है, ठीक है बेटा। उसके बाद है हम यहाँ पे अल्फाज मुतज़ाद करने लगे हैं। अल्फाज मुतज़ाद कहते हैं एंटोनिम्स को। एंटोनिम्स का मतलब होता है कि ऐसे अल्फाज जिनके मानी उलट हों। अगर दिन है तो दिन का मुतज़ाद क्या होगा? रात, ठीक है बेटा। तो इसी वजह से जैसे आसमान, आसमान का उलट क्या होगा? ज़मीन। वेरी गुड। उसके बाद बेटा तो हम यहाँ पे कुछ अल्फाज मुतज़ाद हैं वो करने लगे हैं। अल्फाज मुतज़ाद में पहला लफ्ज़ है अंदर। अंदर का मुतज़ाद होता है बाहर। उसके बाद है जानदार, यानी कि लिविंग, जिसमें जान हो, जिसमें ताकत हो। तो जानदार का मुतज़ाद क्या होता है? बेजान, यानी कि नॉन लिविंग थिंग्स। उसके बाद है बेटा दोस्त। जैसे आप सबके दोस्त हैं, तो दोस्त होना अच्छी बात है। अच्छा इंसान वो है जो दोस्तों का इंतखाब करता है अच्छे तरीके से। अच्छे दोस्तों का इंतखाब इंसान को बेहतर बनाता है।
तो दोस्त उसका मुतजाद क्या हुआ, दुश्मन, बुरा चाहने वाला। उसके बाद बेटा पास, नज़दीक, ठीक है। आप कहते हैं कि ये चीज़ मेरे पास ही पड़ी है, तो पास होना, नज़दीक होना, तो उसका मुतजाद, उसका एंटोनिम, उसका उलट क्या है, दूर, ठीक है, फार, दूर। उसके बाद बेटा समझदार, यानी कि जिसको अकल हो, समझ हो। तो जिसको अकल ना हो उसको क्या कहते हैं, बेवकूफ़। आप जानते हैं, आपको पता भी है कि बेवकूफ़ क्या होता है। ऐसे लोग जो दूसरों की इज़्ज़त ना करें, ऐसे लोग जो सही फैसला ना करें, ऐसे लोग जो अपना फ़ायदा ना देखें, ऐसे लोग जो दूसरों को नुकसान पहुंचाएं, वो बेवकूफ़ होते हैं। और उसको नासमझ भी कहते हैं, जिसको समझ ना हो उसको नासमझ भी कहते हैं। उसके बाद बेटा है साफ, क्लीन, नीट, ठीक है बेटा। तो साफ का मुतजाद, साफ का उलट, साफ का एंटोनिम गंदा, गलीज, जिसको आप पसंद ना करें कि ये बड़ा गंदा बच्चा है, ये तो उसका मुतजाद क्या होगा, ये बच्चा बड़ा साफ है। उसके बाद बेटा ज़रूरी, इम्पॉर्टेंट, जैसे आप कहते नहीं कि ये चीज़ मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट की उर्दू होती है ज़रूरी। उसका उलट क्या है, उसका मुतजाद क्या है, वो है गैर ज़रूरी, यानी कि जो गैर अहम, जो अहम ना हो, जो आपके लिए ज़रूरी ना हो। उसके बाद है जिंदा, यानी कि जिसमें जान हो। तो जिंदा का उलट क्या होता है, जो मरा हुआ हो। मरे हुए को क्या कहते हैं, मुर्दा। तो जिंदा का उलट, जिंदा का मुतजाद क्या हुआ, मुर्दा, ठीक है बेटा। तो आज हमारा यहाँ पे पहला लेसन कंप्लीट होता है। मैं उम्मीद करता हूँ बच्चों आपको पसंद आया होगा, और इस लेक्चर को ध्यान से सुनिएगा। इजाज़त दीजिए, आपका टीचर सजावल अली। अल्लाह हाफिज़।